यहां पर हम लोग आपसे क्लैट और एलिट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहां पर आपसे डिस्कस करेंगे बिटवीन लुकिंग एट द इश्यूज दैट गवर्न द जर्नलिज्म कि एक्चुअली इश्यूज को देखना है कि नहीं देखना जो जर्नलिज्म को गवर्न करते हैं। जब ऑथर ने बोला कि जब मैं बात करता हूं डिजिटल इंफॉर्मेशन न्यूज एनवायरनमेंट की तो मैं बात करता हूं कि कैसे एक कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर का रिक्वायरमेंट है। पैंडेमिक एक ओनली रीजन था बिहाइंड द डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन सोशल मीडिया। 99% जनता को पूरे इंडिया में एडिक्वेट वाटर सप्लाई मिलता है, रनिंग वाटर मिलता है, पूरे दिन थ्रू आउट मिलता है। हेलो एवरीवन, टू ऑल द लवली स्टूडेंट्स जो कि हमारे साथ अभी तक नेक्सस में जुड़े थे, ये आपके लिए नई सीरीज आ चुकी है जहां पर नेक्सस PYQ सीरीज होंगी। यहां पर हम लोग आपसे क्लैट और एलिट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहां पर आपसे डिस्कस करेंगे सो दैट आप लोग थॉरोली एनालाइज कर सके कि किस टाइप से पेपर पैटर्न आया है, किस टाइप से थॉरोली आपको पेपर को पढ़ना है और कैसे आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आज की सीरीज में हम सबसे पहले शुरू करेंगे क्लैट एंड एलिट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2020। तो ईयर 2020 में क्लैट और एलिट में लॉजिकल रीजनिंग के जो जो क्वेश्चंस आए थे उनको आज हम यहां पर एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले आइए क्लैट 2020 के अंदर जो भी आपको पेपर में क्वेश्चंस आए हैं लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन से रिलेटेड वो क्वेश्चंस आइए फटाफट से यहां पर हम लोग करते हैं, समझते हैं और अकॉर्डिंगली आंसर्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पहला पैसेज कह रहा है जर्नलिज्म के बारे में, ये पैसेज है कि जर्नलिज्म कितना क्रेडिबल था या कितना इंफॉर्मेशन जो वो देते हैं वो कितनी क्रेडिबल होती है कि नहीं। पैसेज कहता है कि कुछ रीडर्स ऐसे होते हैं जो वंडर करते हैं कि व्हाई माय रीडिंग ऑफ द क्राइसिस इन द न्यूज मीडिया इज अबाउट जर्नलिज्म और अबाउट द न्यूज इंडस्ट्री। दो द फॉर्च्यून्स ऑफ द न्यूज इंडस्ट्री हैव बियरिंग ऑन जर्नलिज्म, तो इतने सारे फॉर्च्यून्स हैं न्यूज इंडस्ट्री के, दे हैव अ बियरिंग ऑन जर्नलिज्म। देयर इज इंडीड अ डिफरेंस बिटवीन लुकिंग एट द इश्यूज दैट गवर्न द जर्नलिज्म कि एक्चुअली इश्यूज को देखना है कि नहीं देखना जो जर्नलिज्म को गवर्न करते हैं, या उनके फैक्टर्स पर भी देखना चाहिए जो कंट्रीब्यूट करते हैं जो फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया दैट ऑथर कह रहा है, आई इज द ऑथर ओवर हियर, दैट आई हैव बीन डिस्कसिंग द इंपैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑन जर्नलिज्म। तो कह रहा है कि जितना भी ये डिजिटलाइजेशन हो चुका है जर्नलिज्म पे उसका इंपैक्ट ऑथर ने कहा आई हैव बीन डिस्कसिंग दिस प्रॉब्लम फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स। पैंडेमिक जब आया उसने एक्सेलरेट कर दिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन न्यूज मीडिया का। देयरफॉर ये जो इश्यूज थे इनको अब क्लोज स्क्रूटनी में लेना बहुत जरूरी है, क्लोजली इनको लुक अपॉन करना जरूरी है। One of the defining elements of the analog journalism, analog का मतलब होता है something related to analogy। तो analogy क्या होता है, जैसे आपका सिंपल एग्जांपल blue is to sky as green is to grass, तो आपने ये analogy करा, आपने पुराने वाले पेयर से नए वाले पेयर का आंसर निकाला। तो एनालॉजी कहता है कि जर्नलिज्म में भी ऐसा एनालॉग जर्नलिज्म, एनालॉगस जर्नलिज्म देखने को मिलता है। That was the way two crucial functions of journalism, that is bearing the witness and making the sense। तो ये कैसे बताना चाहता है ऑथर, विच आर कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर एंड हेल्प्ड पीपल मेकिंग द इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। व्हेन आई टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एनालॉग, तो जब ऑथर कहता है कि जब हम इस एनालॉग जर्नलिज्म की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, आई एम नाइदर रोमांटिसाइजिंग द पास्ट नॉर आई एम अ ल्यूडाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑथर कहना चाहता है आई डू नॉट बिलीव इन नॉस्टैल्जिया। तो पुरानी खबरों पे नया नया आज का मसाला मत दिखाएं, ये बोलना चाहता है न्यूज चैनल को। Many scholars have established कि कैसे एक रोज कलर्ड ग्लासेस के थ्रू आप ऑलवेज लोगों को मिसलीड करते हो, और मतलब कि ये कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने, तो रोज कलर्ड ग्लासेस से आप कैसे पूरी इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। लुकिंग बैक ऑन द बेस्ट ऑफ द पास्ट व्हाइल कंपेयरिंग इट टू द वर्स्ट ऑफ द प्रेजेंट, जो न्यूज मीडियाज कर रहे हैं कि वो पास्ट में से बेस्ट पार्ट उठाते हैं और फ्यूचर के प्रेजेंट के वर्स्ट सिनेरियो को दोनों को एनालॉजी दिखाते हैं और बताते हैं कि कितना करंट सिनेरियोस बैड चल रहे हैं। Hence, when I talk about the digital information news environment, I'm talking about how there needs to be conducive atmosphere। तो कितना conducive atmosphere होना चाहिए for the credible information to resonate with the people। लिटरेचर ऑन मिस इन्फॉर्मेशन हो, चाहे आपकी डिसइंफॉर्मेशन हो, चाहे मैल इन्फॉर्मेशन हो, दे रिवील्स दैट अ न्यू डिस्टिंक्शन इन द माइंड्स ऑफ द सिटीजन। तो ये सभी तरह की गलत टाइप की इंफॉर्मेशन एक अलग पर्सपेक्टिव क्रिएट करती है इन द माइंड्स ऑफ सिटीजन।
एडिटर्स और जर्नलिस्ट का मानना है दे हैव टू कंटेंट विद अ न्यू ब्रीड ऑफ द स्केप्टिक्स। तो देखना चाहिए कि जो जनता है, सिटीजंस है, उनको स्केप्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए। दीज आर द पीपल हु ट्रस्ट द सोशल मीडिया फॉरवर्ड्स मोर देन एविडेंस बेस्ड। तो लोग आजकल सोशल मीडिया पे जो दिखता है उसको ज्यादा बिलीव करते हैं बजाय के प्रॉपरली एविडेंशियल इंफॉर्मेशन पर। द डेटा ड्रिवन जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट देयर confirmation bias flows from the encrypted social media platforms that are full of conspiracy theories। तो जितना भी सोशल मीडिया पे लोग न्यूज देखते हैं ये conspiracy theories के से भरे होते हैं और इस चक्कर में लोगों का distorted perception बन जाता है। Now let's move ahead with the questions। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेज द मेन आइडिया एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज। तो मेन आइडिया का मतलब है आपको पूछा गया है कि पैसेज का मेन आइडिया इज ऑल अबाउट कि पैसेज का थीम क्या है। तो पैसेज का थीम यहां पे कौन सा अप्रोप्रिएट होगा। नंबर 1, जो लोग सब्सक्राइब करते हैं न्यूज़पेपर्स को वो लोग स्केप्टिकल होते हैं। क्या ये बात बोली गई है? नहीं बोली गई थी। आंसर है यहां पे आपका सी, सोशल मीडिया जर्नलिज्म डिस्टॉर्ट करता है ट्रुथ। बिल्कुल कर रहा है, रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है, गलत इंफॉर्मेशन और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। बी ने कहा कि जो लोग सब्सक्राइब करते हैं न्यूज़पेपर्स को और न्यूज चैनल्स को वो कंट्रीब्यूट करते हैं। जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन के मिस इंफॉर्मेशन में, नहीं जर्नलिस्ट कर रहे हैं। दैट इज वाई बाकी के ऑप्शंस आपके गलत होंगे एंड सी विल बी करेक्ट। तो पैसेज में यहां पे पूछा गया कि हेंस जब ऑथर ने बोला कि जब मैं बात करता हूं डिजिटल इंफॉर्मेशन न्यूज एनवायरनमेंट की तो मैं बात करता हूं कि कैसे एक कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर का रिक्वायरमेंट है ताकि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रेजोनेट हो पाए और लोगों तक सच्ची और असली खबर पहुंचे। इस बात के पीछे ऑथर का पॉसिबल अजम्पशन क्या होगा वो यहां पे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन क्या था कि डिजिटल न्यूज ना ही एविडेंस पर आधारित होती है और ना ही डेटा पर आधारित होती है, वो मिस इंफॉर्मेशन पे आधारित होती है। सीम्स प्लॉजिबल। सेकंड कहता है डिजिटल जर्नलिज्म जो है वो हेल्प नहीं कर रहा है लोगों को ताकि लोग एक अच्छा डिसीजन बना सकें। ये बात भी क्लियरली इंप्लिसिट है। तो बिकॉज दोनों ही यहां पर सही हैं, सी विल बी द करेक्ट आंसर। डी ने लेकिन कहा है जो इंपैक्ट होता है डिजिटल जर्नलिज्म का उसने क्रिएट करे हैं ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि इन्फॉर्म्ड प्लेटफॉर्म है जर्नलिज्म के। ये कंप्लीटली फॉल्स इंफॉर्मेशन है, दैट इज नॉट गिवन इन द पैसेज। Which of the following strengthens the author's argument? तो strengthening में आपने क्या करना होता है, आपने कंक्लूजन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। तो क्या है ऑथर का कंक्लूजन जो बात उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रही है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हो रही हैं वो काफी ज्यादा बनती जा रही हैं एक ऑल्टरनेटिव ट्रुथ। बिल्कुल सही है, ये बोला गया था कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो लोग सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं उसी को सत्य मान रहे हैं। तो यस, वो एक ऑल्टरनेटिव ट्रुथ लेके आते हैं, एक्चुअल सच से एक अलग सच बना देते हैं। That's a plausible answer. A is the correct one actually in this one. B ने कहा पैंडमिक एक ओनली रीजन था बिहाइंड द डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन सोशल मीडिया। मतलब पैंडमिक की वजह से ही सिर्फ लोगों ने सोशल मीडिया न्यूज देखनी शुरू करी, उससे पहले तक लोग नहीं देखते थे। इसने बोला पैंडमिक से एक्सेलरेट हो गया ये चीज, ओनली रीजन नहीं था, मेकिंग इट इनकरेक्ट। न्यूज इंडस्ट्री विटनेस कर रही है ट्रिमेंडियस चेंज। ट्रिमेंडियस चेंज के बारे में पैसेज में डिस्कस भी नहीं हुआ, अगेन अनरिलेटेड चॉइस, मेकिंग ए द करेक्ट वन। What does the author indicate when he quotes that? ऑथर ने जब ये लाइन मारी थी पैसेज के अंदर कि एक रोज कलर्ड ग्लासेस, एक गुलाबी चश्मा आपको पहना दिया जाता है आपकी आंखों में जिससे कि आपका एक अनफेयर डिस्टॉर्शन हो जाता है, आपका रियलिटी परसेप्शन चेंज हो जाता है। वो कौन पहना रहा है चश्मा आपको? जर्नलिस्ट पहना रहे हैं। तो इस बात से ऑथर का इन्फरेंस क्या निकलता है वो यहां पे पूछा है आपसे क्वेश्चन के अंदर। तो यहां पर लेट्स सी द करेक्ट आंसर। डिजिटल जर्नलिज्म ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड थोड़ा हार्श हो गया, थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया। ऑथर का मतलब था कहने का ही डज नॉट हैव एनी डिसप्रपोर्शनेट बायस फॉर एनालॉगस जर्नलिज्म। ऑथर ये कहना चाहता था कि उसका अपने आप में कोई डिसप्रपोर्शनेट बायस नहीं है, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है जो पैसेज में है। तो इस केस में ये भी करेक्ट आंसर हो सकता है। रोजी पिक्चर ऑफ एवरी न्यूज कैन नॉट बी क्रिएटेड। ये कह रहा है कि हर पिक्चर, हर न्यूज का हम रोजी पिक्चर नहीं क्रिएट कर पाएंगे, कुछ कुछ का कर पाएंगे, कुछ कुछ का नहीं कर पाएंगे। जबकि ऑथर ने ये जो लाइन मारी थी ओवरऑल मारी थी, सभी न्यूज के लिए मारी थी, इसीलिए गलत आंसर, गलत आंसर। बी विल बी द करेक्ट चॉइस। ऑथर हैज सेवियरली टारगेटेड and criticized
विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ डिजिटल जर्नलिज्म, सबसे ज्यादा ऑथर ने क्रिटिसाइज और टारगेट कौन सी वाली बात को किया है, दैट इज अबाउट द डिजिटल जर्नलिज्म। नंबर 1, सोशल आउटरीच, कि कितने लोगों तक ये पहुंच पा रही है, क्या ये कंटेंशन था? नहीं था। क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल था कि इंफॉर्मेशन क्रेडिबल है भी कि नहीं है, यही पूरा ऑथर का मुद्दा था। क्लियर। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं बोला कि इंफॉर्मेशन की कमी है, वो नहीं बोला, इतना बोला कि ओवर इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ओवर सप्लाई कर देते हैं और ट्रुथ को चेंज कर देते हैं। मेकिंग बी द करेक्ट आंसर चॉइस। Now let's move ahead with the second passage that is also given in your CLAT 2020 paper in logical reasoning section. पैसेज कहता है, डोंट मिस द क्लाउड बिहाइंड द सिल्वर लाइनिंग। जबकि हम लोग हमेशा बोलते हैं काले बादलों के पीछे एक आउटलाइन पे सिल्वर लाइनिंग होती है, तो पॉजिटिव पे फोकस करो। पैसेज की ओपनिंग लाइन ने आपको जॉनरे समझा दिया कि भाई क्लाउड पर फोकस करो, ब्लैक क्लाउड, तो मतलब ये नेगेटिविटी पे फोकस करवाना चाह रहा है। क्या है वो नेगेटिविटी? क्लास 12th का जो रिजल्ट है वो ऑल टाइम सार करा है 88.8% पे एवरेज। इतने सारे बच्चे हैं जिनके 95% आए और उससे ज्यादा आए हैं, काफी बच्चों की अच्छे अच्छे मार्क्स गए हैं, प्रॉपर 90+ % काफी आई हैं। अगर हम मानते कि सिर्फ हायर मार्क्स ही होते हैं रिफ्लेक्शन स्टूडेंट्स का, कि बच्चे ज्यादा स्किल हैं और ज्यादा कंपेटिटिव हैं, तो पैसेज ने कहा कि हाई मार्क्स नहीं होते हैं इसका सिग्नल कि बच्चा बहुत ही ज्यादा स्किल है और बहुत कंपेटिटिव है। मतलब अगर बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि बच्चा स्किलफुल भी है और बच्चा कंपेटिटिव भी है। इंस्टेड ऑथर ने कहा कि चांसेस ये हैं कि बच्चे सिंपली मिरर कर रहे हैं असेसमेंट स्कीम को, जो रिलैक्स कर रही है, क्योंकि वो 12th के लिए सिलेबस काफी शॉर्ट कर दिया था पैंडेमिक के दौरान, 10th के बहुत जगह बोर्ड्स हट चुके हैं, तो बच्चों का सिर्फ हम कॉम्पेंसेट कर रहे हैं सिलेबस, बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रेस कम दे रहे हैं फॉर मेनी डिस्ट्रप्शंस ओरिजिनेटिंग इन द पैंडेमिक। गोल क्या था? फॉर रिड्यूसिंग द स्टूडेंट स्ट्रेस in this turbulent times is excellent and laudable, but it is a fallacy कि जो हाई मार्क्स बच्चे लेके आ पाए हैं they can accomplish this by themselves। तो एक्चुअली में बच्चों ने अपने बलबूते पर, अपनी कला पर ये मार्क्स को स्कोर नहीं किया। द रियल स्ट्रेसर, मेन प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? द रियल स्ट्रेसर इज आफ्टर ऑल द शॉर्टेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बच्चे इतना स्कोर तो कर लेंगे, बाद में क्या उनके लिए कॉलेजेस अवेलेबल हैं? क्या इतने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं जहां इतने अच्छे अच्छे बच्चों को, जिनके इतने सारे बच्चों के इतने अच्छे कट ऑफ आए हैं, उनको वहां एडमिशन मिल पाए? When every bout of grade inflation raises cutoffs for higher education, even higher, it is no secure। क्या चीज अब बताइए ऑथर ने? इंडिया का अगर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पढ़े तो वो 27% है सिर्फ, जिसमें बच्चों को एनरोलमेंट मिल जाता है, इन कंपैरिजन टू इंडोनेशिया जिसका 36% है, थाईलैंड का 49% है और यूएस का तो एक्चुअली 88% है। इज जस्ट वन मेजर ऑफ द टोल टेकन बाय आवर फेलियर टू बिल्ड एडिक्वेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज। लाइसेंस राज कंटिन्यू हो रहा है, जो सप्रेस कर रहा है ऑटोनॉमी को और एक्सपेंशन इन दिस सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, एक न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी इज रिपोर्टेडली म्यूलिंग एटलीस्ट 20% ऑफ द स्टूडेंट्स जो एबल है बीइंग एबल टू अटेंड द प्राइवेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो फ्रीशिप से हो, चाहे अनदर 30% ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन मिला है। बिसाइड्स द फी कैप्स आर देयर। On the top of the stats is already wrecked by reservations। Already जो काफी एरियाज है वहां रिजर्वेशंस का कोटा भी है, तो कुछ बच्चों को, जनरल क्लास के बच्चों को एडमिशंस नहीं मिल पा रहे हैं। This would be disastrous। Browbeating the private sector to make up for the public sector deficiency is counterproductive। कि आप कितने भी प्राइवेट सेक्टर्स को ले आओ ताकि आप पब्लिक सेक्टर या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को डिफीट कर पाओ, इट्स एक्चुअली वेरी मच counterproductive in a way। As the pandemic has underlined the key role of good government services, चाहे हमें हेल्थ केयर में अच्छी सर्विसेज चाहिए, लेकिन साथ के साथ हमें एजुकेशनल के एरियाज में भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के एरियाज में भी गवर्नमेंट का यहाँ पर आई वुड से गवर्नमेंट का यहाँ पर रोल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिकली फंडेड स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज आर वेरी मच एसेंशियल। What the student need, एक बच्चे को एक्चुअली में क्या चाहिए? एक ऐसा इकोसिस्टम जहां पे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस उनको डिलीवर करें क्वालिटी एजुकेशन और प्राइवेट ऑप्शंस मिले जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हो। ये बेटर प्रोस्पेक्ट होगा, दैट विल बेस्ट एलिविएट द स्टूडेंट स्ट्रेस। तो बच्चों का सिलेबस कट आउट करके क्रूडली चॉपिंग द सिलेबाई ऑफ स्टूडेंट्स विल ओनली वर्सन देयर डिसोरिएंटेशन एंड शुड बी रिकंसिडर्ड। जस्ट बिकॉज बच्चों का स्ट्रेस आपको मिटिगेट करना है, इसका ये मतलब नहीं है आप सिलेबस कम पे कम किए जा रहे हो ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला पाए। द ओनली नीड ऑफ द आवर इज दैट वी नीड सम मोर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस। Now let's move ahead with the question.
What is the cloud behind the silver lining in the passage? जो पैसेज में ओपनिंग लाइन में जिस डार्क क्लाउड की बात करी गई थी, जिस नेगेटिविटी की बात करी गई थी, वो डार्क क्लाउड किस चीज को इन्फर कर रहा है, वो यहां पे पूछा गया है। किस चीज को रेफर कर रहा है? पैंडेमिक जिसने इंपैक्ट किया है बच्चों के एजुकेशन सिस्टम को, क्या पैंडेमिक को कह रहा था वो डार्क क्लाउड? नहीं तो दैट की गवर्नमेंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन, वो क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर नहीं कर रहे, ये भी मुद्दा नहीं था। स्कोरिंग हायर मार्क्स जो बच्चे लेके आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे जो परसेंटेजेस बच्चे लेके आ रहे हैं, वो गारंटी नहीं करेगा कि एक्चुअली में बच्चा स्किल्ड है और कंपेटिटिव है। तो यही बात पैसेज में गिवन थी, उसके इमीडिएट लाइंस में ही यही बात गिवन थी, मेकिंग दिस द करेक्ट आंसर। डी ने कहा लाइसेंस राज नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है, ये भी डार्क क्लाउड नहीं था, ये बहुत बाद में पैसेज में डिस्कस किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वीकन्स द आर्ग्यूमेंट? कौन सा वाला आर्ग्यूमेंट को वीकन करना है वो भी क्लियरली बता दिया गया है कि चॉपिंग द सिलेबाई इन द टाइम्स ऑफ पैंडेमिक विल ओनली वर्सन द स्टूडेंट्स डिसओरिएंटेशन एंड शुड बी रिकंसिडर। तो बच्चे का जो हम सिलेबस शॉर्टन कर रहे हैं वो बच्चे का डिसओरिएंटेशन लेके आएगा, तो इस चीज को रिकंसिडर करना है, इस थॉट को आपने यहां पर वीकन करना है। तो लेट्स सी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो पहला कहता है कि मैटर नहीं करता कि सिलेबाई को तुम शॉप करो या ना करो, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ना है उन्होंने नहीं पढ़ना है। यस, ये वीकन कर रहा है थोड़ा थोड़ा थॉट को। इसने कहा बच्चों को सिलेबस का फर्क ही नहीं पड़ता है, वो सिर्फ मार्क्स और ग्रेड्स के लिए पढ़ते हैं, तो अगर सिलेबस लेंदियर भी होगा तो भी वो पढ़ेंगे। कंसिडरेबल रिड्यूस सिलेबस हेल्प करेगा in achieving the teaching learning targets in due time and hence won't put the pressure on the students। ये बच्चों पे प्रेशर भी नहीं पुट करेगा, ये भी वीकन कर रहा है। all of the above will be there for the correct answer choice। अगला क्वेश्चन, the number of students scoring 95% and above in 12th class boards has more than doubled। पैसेज में भी गिवन था। इस बात को कौन सा ऑप्शन फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी गिविंग अ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस लाइन? क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है इस लाइन की? पहला, स्टूडेंट्स ने कर दिया है पढ़ना शुरू विद सिंसेरिटी एंड कंसंट्रेशन। बिल्कुल ठीक है यार, तभी बच्चों के 95% अबव आ रहे हैं, तो क्या पता बच्चे कर रहे हो अच्छे कंसंट्रेशन के साथ। इवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स बहुत ज्यादा लिबरल हो गई है। हाँ, ये बिल्कुल सही है यार कि बड़ी चेकिंग बड़ी इजी हो गई है, तभी इतने सारे बच्चे 95% प्लस लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन पेपर काफी इजी हो गए हैं। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पहले के बच्चे भी तो पढ़ते थे, पहले के सारे बच्चे तो 95% प्लस नहीं लाते थे, तो शायद क्वेश्चन पेपर्स को भी हमने इजी कर दिया है। तो तीनों ही प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशंस हैं, मेकिंग डी द करेक्ट आंसर। डेवलपिंग अ स्टूडेंट फ्रेंडली इकोसिस्टम एजुकेशन कौन सा सर्व करेगा एक नीड पर आवर एज पर दी ऑथर? कौन सा इसका रिक्वायरमेंट होगा अगर हमें बच्चों के लिए एक फ्रेंडली इकोसिस्टम लेके आना है? तो यहां पर आपसे पहला ऑप्शन कहता है कि सिलेबस को इंक्रीज कर दो। सिलेबस को इंक्रीज करने के लिए नहीं बोला उन्होंने, कहा चॉप ऑफ मत करो, इंक्रीज करने के लिए फिर भी नहीं बोला। बिल्डिंग एडिक्वेट नंबर ऑफ पब्लिक कॉलेजेस, बिल्कुल हमने यही बात पैसेज में पढ़ी कि कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस की कमी है, प्लॉजिबल आंसर। एलिमिनेटिंग रिजर्वेशन इन एडमिशन, रिजर्वेशन वाज अ यहां पर जनरल क्लास के लिए वाज समवेयर अ सेटबैक इम्पेडिमेंट, लेकिन इसको एलिमिनेट करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि रिजर्व क्लासेस को भी इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन की जरूरत होती है, तो उनको एलिमिनेट करना रिजर्व क्लासेस के साथ एक गलत चीज होगी, तो ये भी गलत आंसर है। क्रिएटिंग अ क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, बिल्कुल यही चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम, और यहां पर नंबर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ज्यादा चाहिए। तो क्योंकि 2 और 4 बिल्कुल सही है, डी आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ओनली सेकेंड एंड फोर्थ। अगला क्वेश्चन, कौन सा यहां पर हम इन्फर कर सकते हैं, कौन सी यहां पर करेक्ट इन्फरेंस निकल सकती है आपकी पैसेज को समझकर? स्कोरिंग हाई मार्क्स इन 12th कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स, मतलब जैसे आपने 12th में अच्छे मार्क्स ले आए, आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो गया। ये तो पैसेज ने कहा ही नहीं था, उसने कहा था कि स्कोरिंग इज नॉट ऑल अबाउट द स्ट्रेस, इंस्टीट्यूशंस का होना जरूरी है। हाई कट ऑफ मार्क्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन रिड्यूसिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स, यही बात पैसेज ने कही। इतने सारे बच्चे इतने अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, लेकिन उन बच्चों को एडमिशन देने के लिए कॉलेजेस ही नहीं है, तो अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं, ये हो सकता है आंसर। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस शुड नॉट बी रेगुलेटेड, उनको रेगुलेट ही मत करो, तो रेगुलेशन होना है कि नहीं होना है ये तो पैसेज ने डिस्कस भी नहीं किया। लाइसेंस राज को खत्म कर देना चाहिए, ये भी पैसेज ने डिस्कस नहीं किया था, मेकिंग बी द करेक्ट आंसर चॉइस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर पैसेज। पैसेज क्या कहता है? ये पैसेज भी सेम आपका क्लैट 2020 के पेपर में आया था, लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में। पैसेज क्या कहता है? लेट्स क्विकली डेल्व इनटू द डिटेल ऑफ द पैसेजेस।
If anything, the novel coronavirus disease COVID-19 pandemic has taught us is to rethink our lifestyles and questions our need to travel to work every day. तो मतलब नोवल कोरोना वायरस ने कुछ अच्छा किया ना किया हो, इतना तो अच्छा कर लिया है कि इसके बाद वर्क फ्रॉम होम कल्चर काफी ज्यादा आ चुका है. आफ्टर ऑल, इन द एज ऑफ इंटरनेट, आजकल जूम मीटिंग्स हो रही हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, वो वर्चुअली कंडक्ट किए जाते हैं और इस चक्कर में फिजिकल डिस्टेंसिंग पॉसिबल हो गई है. वर्क फ्रॉम होम का कल्चर काफी ज्यादा एक्सेप्टेबल हो चुका है. Large nature of work in cities is of the tertiary nature, major part of which can be done from home. तो tertiary sector के mostly काम घर से भी हो सकते हैं. ये affect करता है कि किस तरह से ऑफिसेस को फंक्शन करना है और कैसे वो अपने एम्प्लॉइज को फिजिकल अटेंडेंस के लिए मना करके वर्क फ्रॉम होम भी कंफर्टेबली दे सकते हैं. Information technology companies are already contemplating a move of making many of its employees work from home and make this a new normal. So work from home will become a new normal in such case. If more firms follow the suit, the need for huge office buildings and the central business districts would change. तो जितना भी नीड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसेस का, द ब्रिक एंड मॉर्टर वाला केसेस का, फिजिकल स्पेसेस का जो नीड है वो टाइमली कम हो जाएगा. Apartments cannot get bigger at the same rate and the people may not have the space or atmosphere to work from home. तो ये भी एक challenge है यहाँ पर. This would mean that the more people would opt for co-working spaces close to their homes. तो co-working spaces होती हैं जो एक proper एक common space होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग आके work from home कर सकते हैं. वो उनके घर के आसपास होके एक co-working spaces हम लोग बना सकते हैं. This could be a game changer, for it would provide the cities to better distribute their activities throughout the spaces and can get rid themselves of the idea of the zoning. Only a handful of professionals are allowed to function from the residential zones, including doctors, lawyers, architects, etc. This needs serious rethinking. Many more professions of similar nature, ऐसे काफी सारे professions जो similar nature के हैं, जो disturb नहीं करते अपने surrounding residents को, and they have no requirements of the special services, should also be added to the list. तो इस नए वर्क कल्चर के साथ क्या आने वाला है? इट वुड ब्रिंग द एसोसिएटेड डिमांड फॉर द फूड जॉइंट्स, द कैफेज, द स्टेशनरी शॉप्स एक्सेट्रा. नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस जो इस पैसेज पर आपको गिवन थे. सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस पैसेज. तो इस पैसेज के पीछे आपका मेन आइडिया क्या है? मेन आइडिया का मतलब है सेंट्रल थीम. तो पैसेज का सेंट्रल थीम और मेन आइडिया क्या है जिस पे पूरा पैसेज बेस्ड है? तो पहला यहां कह रहा है वर्क फ्रॉम होम इज द न्यू नॉर्मल. कंसिडरेबल कर सकते हैं, लेकिन क्या यही पैसेज का सेंट्रल थीम है कि सिर्फ वर्क फ्रॉम होम ही करना चाहिए? बी कहता है वर्क फ्रॉम होम विल रिजल्ट इन शटिंग डाउन द बिग बिल्डिंग्स. शटिंग डाउन नहीं बोला था, रिक्वायरमेंट नहीं होगा शायद इतने ज्यादा स्पेसेस का, बट शट डाउन थोड़ा एक्सट्रीम और हार्श है. वर्क फ्रॉम होम कल्चर विल रिजल्ट इन द सिस्टमाइजेशन ऑफ द सिटी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. दैट्स मोर सूटेबल. अब अगर आप ए और सी को कंपेयर करो तो सी थोड़ा बेटर है क्योंकि वो सिस्टमैटिक सिटी प्लानिंग की भी बात कर रहा है जो पैसेज ने भी डिस्कस किया था को वर्किंग स्पेसेस के बारे में, कैसे कैसे प्लान चीजें होनी चाहिए, कैफेज होने चाहिए, स्टेशनरी शॉप्स होनी चाहिए एंड सो ऑन. More professionals should be included in the work from home list. ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लिस्ट में डाल दो. It was not given in the passage, making C the correct choice. अगले पर चलते हैं. Which of the following can be inferred from the passage? तो पैसेज यहां पर आपसे मांग रहा है अपनी इंफरेंस की. पैसेज पूरा पढ़ के आपने अल्टीमेटली नेट इंफरेंस क्या निकाली? वर्क फ्रॉम होम कल्चर इज अ नो कियोस्क कल्चर. बिल्कुल इट्स अ नो कियोस्क कल्चर, कंसिडरेबल है. There is a lack of distribution of activities in work from home. Distribution का lack है, ऐसा lackadaisical approach passage ने नहीं बताया. Routine culture as opposed to work from home culture does not benefit the society. इसने कहा work from home के अलावा जो पुराना वाला जो culture था उससे society का कोई benefit नहीं होता था. Not discussed in the paragraph. Again, A हमारा plausible answer यहाँ पर बन जाता है. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एसोसिएटेड बेनिफिट्स ऑफ द न्यू कल्चर. नए कल्चर के क्या क्या एसोसिएटेड बेनिफिट्स हो सकते हैं? इट विल सेव द कम्यूटिंग टाइम. यस, बिल्कुल इट विल सेव द ट्रैवलिंग टाइम. द सिटीज लैंड कैन बी यूज मोर एफिशिएंटली. बिल्कुल, जो हमने को वर्किंग स्पेसेस और मैनेजमेंट की बात की थी.
बेटर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है एक्टिविटीज का जो एसोसिएटेड होंगी, जहां स्ट्रीट्स आपकी सेफर होंगी, पब्लिक स्पेसेस होंगी जो कि दे वुड नॉट गो अनयूज्ड, एंड साथ के साथ लेस लाइकलीहुड होगा फॉर द यूज ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज। तो क्योंकि ये तीनों ही पैसेज के इन्फरेंसेस में जा रहा है, डी वुड बी द बेस्ट इन्फरेंस इन दिस केस। अगले पे चलते हैं। ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन पूछ रहा है वीकनिंग द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट। कौन से ऑप्शन को आपने यहां पर, कौन से आर्ग्यूमेंट को आपने वीकन करना है वो भी मेंशन है। कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वर्क फ्रॉम होम कल्चर एक सस्टेनेबल मेथड है बिजनेस का, एंड इसको एक्सटेंड कर देना चाहिए सभी प्रोफेशंस के अंदर। इस आर्ग्यूमेंट को आपने वीक करना है यहां पर। तो कौन सा ऑप्शन वीक कर रहा है देख लेते हैं। पहला, हर टाइप का, नॉट एवरी टाइप ऑफ प्रोफेशन फिट्स इन द वर्क फ्रॉम होम कल्चर, कि हर टाइप का जो प्रोफेशन है वो वर्क फ्रॉम होम कल्चर के लिए फिट नहीं है, सारे प्रोफेशंस में आप नहीं कर सकते। मेक सेंस, क्योंकि पैसेज ने कहा था टर्शरी सेक्टर जो है वो वर्क फ्रॉम होम में जा रहा है। प्राइमरी सेक्टर की बात करें, सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, सेकेंडरी इज ऑल अबाउट योर फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, प्राइमरी सेक्टर इज अबाउट योर माइनिंग एंड एग्रीकल्चर। ये लोग वर्क फ्रॉम होम पे शायद नहीं जा पाएंगे, तो ये आपके आर्ग्यूमेंट को वीक कर रहा है कि सब प्रोफेशन सूटेबल नहीं है वर्क फ्रॉम होम के लिए, एज डिफरेंट प्रोफेशंस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स एंड डिफरेंट एनवायरमेंटल एंड वर्क स्पेस सेटिंग्स। बिल्कुल सही। बी ने कहा वर्क फ्रॉम होम इंपैक्ट करता है इंसान की मेंटल हेल्थ भी, क्योंकि यहां पर बोला गया था कि घर पे स्पेसेस भी कम है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि घर पे रहने की वजह से यार बीवी बच्चे एक्स्ट्रा परेशान करें, या अगर औरत घर पे काम कर रही है तो उसका पति और बच्चा और सास ससुर ज्यादा परेशान करें। तो इसलिए दोनों ही आर्ग्यूमेंट को वीक कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम के आर्ग्यूमेंट को, मेकिंग सी द करेक्ट आंसर चॉइस। Now let's understand another passage. Passage ये आपको पूछा गया था अगेन क्लैट 2020 के पेपर में। क्या था इस पैसेज के बारे में वो इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। एक बिगेस्ट कैजुअलिटीज थी। अब आपको लग रहा है कि यार 2020 का टाइम है, उस टाइम पे ऑब्वियसली कोविड आया था, इसलिए उस टाइम पे क्लैट ने भी बहुत सारे पैसेजेस कोविड के ही टॉपिक पर दिए थे। तो अनदर पैसेज ऑन द सिमिलर टॉपिक कि वन ऑफ द बिगेस्ट कैजुअलिटीज जो हमने देखी कोविड-19 पैंडेमिक में, और उसका रिजल्टेंट था वो लॉकडाउन था, जिसने आपकी एजुकेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। कैसे? अभी हमने वर्क फ्रॉम होम पढ़ा था, ये स्कूल फ्रॉम होम है, ये स्टडी फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया यहाँ पर, where the kids were studying from home with their teachers. Study from home. यहां पर पैसेज ने कहा स्कूल्स हैव बीन शट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द वायरस, एंड इसकी वजह से ऑनलाइन क्लासरूम्स शुरू हो गए। एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ इंडिया में, इवन फॉर द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड स्कूल्स। इट इज कमेंडेबल कि कैसे इजीली सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने वर्चुअल क्लासरूम्स पे मूव किया, कैसे ऑल थैंक्स टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक जूम, गूगल हैंगआउट्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एक्सेट्रा। बट देयर आर सम स्टिल हु स्ट्रगलिंग टू गेट ऑनलाइन। कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस थे, कुछ ऐसे भी स्कूल्स थे जिनको ऑनलाइन में शिफ्ट होने में दिक्कत हुई, बिकॉज अगेन लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी, और मे बी इंटरनेट, और मे बी वाईफाई। ऑनलाइन क्लासेस जो है, वट एवर द एनेबलिंग टेक्नोलॉजी is only as good as the teachers and the ability of the students to grasp the new teaching technique. One of the teachers felt students are actually more responsive and active in online classroom. एक टीचर ने कहा कि बच्चे शायद ज्यादा रिस्पॉन्सिव और ज्यादा एक्टिव रहते हैं ऑनलाइन क्लासरूम्स में, जबकि compared to when they are in the physical ones. This could be because this is a new concept. शुरू में नया कॉन्सेप्ट था और बच्चे शुरू में बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे एक्सप्लोर करने के लिए। They also don't get distracted by their classmates. अब साथ-साथ एक भी बेनिफिट है कि अब आप लोग साथ-साथ बच्चे नहीं बैठे हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होते थे, क्योंकि हर बच्चा अपने-अपने घर पे बैठ के क्लास ले रहा है, तो वो डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होते थे क्लासमेट से, which frequently happens जो रेगुलर क्लासेस में होता है। टीचर्स को लगा, डू फाइंड द एब्सेंस ऑफ अ ब्लैक बोर्ड, टीचर्स को वो ब्लैक बोर्ड का मिसिंग वाला कॉन्सेप्ट तो जरूर लगा, एक डिसएडवांटेज जो था, एंड द नेटवर्क कनेक्टिविटी अ कांस्टेंट प्रॉब्लम। We miss the clarity that a blackboard gives us. We are kind of making do with the virtual whiteboard on Zoom. तो यहाँ पर एक virtual whiteboard जो आपका Zoom platforms ऑफर करते हैं, तो उसने blackboard वाला प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर दिया। ये कहा एक श्वेता कवात्रा, एक पेरेंट है जो टीच करते हैं न्यू दिल्ली स्कूल में। उन्होंने बोला, उन्होंने हाईलाइट करा कि बहुत सारे बच्चे हैव नॉट बीन एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ द वर्चुअल प्लेटफॉर्म। क्यों? क्योंकि उन बच्चों के पास सूटेबल लैपटॉप्स, डिवाइसेस या मोबाइल फोन्स नहीं है जहां वो ऑनलाइन क्लास को देख सकें, या उनके पास गुड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। इट हैज इट्स ओन शेयर ऑफ डिसएडवांटेजेस। तो वही जैसे कहते हैं ना, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, फ्लिप साइड टू एवरीथिंग इज देयर। तो प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पर यही है। टू मच स्क्रीन टाइम कैन बी पेरिलियस फॉर हेल्थ। अब इसको हम देखें तो हेल्थ वाइज भी ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि आईज पे इतना ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। Prolonged online sessions can be overwhelming and may lead to the problems related to the vision problem, the body posture problems, the sleeping disorder problems. क्वात्रा ने यहाँ पर ऐड किया।
अब इसके बाद आपके आ जाते हैं क्वेश्चन जो इस पैसेज पर फॉलो हो रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज? पैसेज का अगेन सेंट्रल थीम क्या है? पूरे पैसेज का व्हाट इज द सेंट्रल थीम? लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दैट थीम। क्या है? इंस्टीट्यूशनलाइज एजुकेशन वॉज मच बेटर देन करंट ऑनलाइन। इसने कहा कि वो जो स्टडी फ्रॉम होम की जगह स्टडी फ्रॉम स्कूल था वो बेहतर था, ऐसा पैसेज ने नहीं कहा। इंस्टीट्यूशनलाइज एजुकेशन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय ऑनलाइन वन, बाय एनी अदर सिस्टम, इनफैक्ट नॉट ऑनलाइन, कोई भी उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, ये भी पैसेज ने नहीं कहा, क्योंकि हर जगह पैसेज जो था वो स्टडी फ्रॉम होम के बेनिफिट्स बता रहा था और ये दोनों ऑप्शन स्टडी फ्रॉम स्कूल के बेनिफिट्स बता रहा है, देयरफॉर ये भी गया। सी ने कहा वर्चुअल क्लासरूम टीचिंग सस्टेनेबल अप्रोच है टू एजुकेशन इन मॉडर्न टाइम्स। सस्टेनेबल नहीं बोला था ऑथर ने, ये नहीं कहा था कि ये मोर सस्टेनेबल है, इसके फ्यूचर इंप्लीकेशंस नहीं बताए, इसीलिए नन ऑफ द अबव, डी वुड बी मोर सूटेबल आंसर, सी वाज अ ट्रैप चॉइस। Which of the following statements cannot be inferred from the passage? आपको निकालना है ऐसा स्टेटमेंट जो पैसेज के हिसाब से फॉल्स जा रहा है, ट्रू नहीं जा रहा, जो फॉल्स जा रहा है। तो यहां पर वर्चुअल क्लासरूम टीचिंग एक सस्टेनेबल अप्रोच है एजुकेशन को लेके, ये हो सकता है इस केस में, बट अगेन कैन नॉट बी ट्रू। वर्चुअल क्लासरूम सस्टेनेबल अप्रोच पैसेज ने नहीं बताई, अगर होती तो फिर हम वो पीछे वाला आंसर भी पकड़ते। तो इसने कहा वर्चुअल क्लासरूम सस्टेनेबल अप्रोच रहेगी, ये बात पैसेज ने नहीं बोली, तो यस इट कुड बी द करेक्ट आंसर, हमें निकालना था फॉल्स स्टेटमेंट। बी ने कहा वर्चुअल क्लासरूम टीचिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, ये तो भाई कहा था पैसेज ने, तो इसलिए गलत आंसर में हो गया। इंस्टीट्यूशनलाइज एजुकेशन सिस्टम हैज इट्स एडवांटेजेस, ये बात पैसेज ने डिस्कस नहीं करी। इट हैज द एडवांटेजेस, हाँ पैसेज ने ये बात बोली थी कि एडवांटेजेस हैं, क्योंकि जिन बच्चों के घर पे इंटरनेट नहीं है या लैपटॉप नहीं है वो एटलीस्ट स्कूल जाके एजुकेशन ग्रास्प कर पा रहे थे, तो ये बात भी पैसेज ने समवेयर डिस्कस तो करी है, और ये इसलिए गलत आंसर है। ऑल ऑफ द अबव भी गलत आंसर है, क्योंकि ए इज नॉट बीइंग डिस्कस्ड इन द पैसेज, दैट्स व्हाई ए विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस। अगले पे चलते हैं। Which of the following is the implicit assumption in the observation? आपको निकालनी है यहां पर assumption। assumption किस सेंस में निकालने के लिए बोला है? assumption आपको निकालने के लिए बोला है that observation की students are more active and responsive in the online classrooms as they are compared to in the physical classrooms। तो इस बात पे assumption निकालनी है ऑथर की, क्या assumption रही होगी? पहला कहता है स्टूडेंट ज्यादा सीरियस नहीं होते जब वो फिजिकल क्लासरूम में पढ़ते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो शैतानियां करते हैं अपने साथ में, अपने दोस्तों के साथ कुछ प्रैंक्स करते हैं, तो ये assumption ऑथर की रही होगी। ऑनलाइन क्लासरूम्स में इनकलकेट होता है ज्यादा इंटरेस्ट बच्चों का टुवर्ड्स स्टडी दैन इन फिजिकल क्लासरूम्स, ये भी अजम्पशन है जो कि श्वेता कवात्रा ने बोली थी, जो वहां पर नेम भी गिवन था, तो ये दोनों ही सही जा रही हैं। थर्ड ने कहा स्टूडेंट्स को पसंद ही नहीं है फिजिकल क्लासरूम, पसंद नापसंद के बारे में पैसेज ने नहीं डिस्कस किया। स्टूडेंट स्लीप इन फिजिकल क्लासरूम, भाई ये तो बहुत ही एक्सट्रीम हो गया, बच्चे सो जाते हैं, माना सो जाते हैं, लेकिन पैसेज ने नहीं बोला था। मेकिंग 1 and 2 करेक्ट आंसर, जो कि आपको गिवन था ए में, देयरफॉर ए वुड बी द करेक्ट आंसर चॉइस। अगले पे चलते हैं। Which of the following can be inferred from the passage above? Again आपने पूरे पैसेज की इन्फरेंस निकालनी है। पहले आपने निकाला था नॉन इन्फरेंस फॉल्स वाला, अब आपको निकालना है इन्फरेंस। पैसेज का क्या इन्फरेंस है? एक डिवाइड इन ओपिनियंस ऑफ द पीपल अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन। बिल्कुल, पैसेज ने पॉजिटिव्स भी डिस्कस किए थे, पैसेज ने नेगेटिव्स भी डिस्कस किए थे ऑनलाइन एजुकेशन के, तो ये बिल्कुल सही इन्फरेंस हो सकती है। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम रिप्लेस कर देगा आने वाले टाइम में फिजिकल वाले को, ये बात पैसेज ने डिस्कस नहीं करी थी कि कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा। अगर रिप्लेस कर चुका होता तो आज 2024 में आपके स्कूल्स मौजूद ना होते, आप सिर्फ ऑनलाइन ही घर पे पढ़ रहे होते। सी इंस्टीट्यूशनलाइज एजुकेशन सिस्टम इज नॉट एट ऑल पेरिलियस। इसने कहा कि जो स्कूल वाला मोड होता है उसका कोई भी नेगेटिव है ही नहीं। नेगेटिव तो है ना, वो वाला नेगेटिव कि बच्चे स्कूल में ढंग से नहीं पढ़ते, फिजिकल क्लासरूम में ऑनलाइन में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ते हैं, तो ये भी गलत आंसर है। ऑल ऑफ द अबव भी गलत आंसर है, मेकिंग ए द बेस्ट पॉसिबल आंसर चॉइस। सो इन दिस केस अब हम लोग करेंगे डिस्कस एलिट के 2020 के एलआर क्वेश्चंस। तो अभी तक तो हमने क्लैट का डिस्कस करा, एलिट 2020 में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में से। अब हम लोग कुछ वो क्वेश्चंस को भी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन गिवन इन योर एलिट 2020 पेपर।
टेलीफोन पोल कंडक्ट किया गया 2 स्टेट्स के अंदर। 2 स्टेट्स में एक टेलीफोन पोल कंडक्ट किया ये जानने के लिए कि क्या लोगों को एडिक्वेट वाटर सप्लाई मिलता है समर्स के अंदर। तो जब ये पोल कंडक्ट किया गया तो पूछा गया समर्स में क्या आपको एडिक्वेट वाटर सप्लाई मिलता है। 99% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि हाँ जी हमें रनिंग वाटर मिलता है थ्रू आउट द डे, पूरे दिन तक हमें रनिंग वाटर मिलता ही मिलता है। तो पोलस्टर्स जिन्होंने पोल कंडक्ट किया उन लोगों ने पब्लिश कर ली अपनी फाइंडिंग्स कंक्लूड करके कि 99% ऑफ ऑल होम्स इन इंडिया हैव एडिक्वेट वाटर फॉर यूज। 2 स्टेट्स के डेटा से इन्होंने पूरे इंडिया का डेटा निकाल के बोला कि 99% जनता को पूरे इंडिया में एडिक्वेट वाटर सप्लाई मिलता है, रनिंग वाटर मिलता है, पूरे दिन थ्रू आउट मिलता है। तो इस केस में अब आपको निकालना है कौन सा ऑप्शन एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रहा है द क्वेश्चनेबल टेक्निक जो पोलस्टर्स ने लगा दी है कंक्लूजन्स को निकालने के चक्कर में। तो इस क्वेश्चनेबल टेक्निक का नाम यहां पर क्वेश्चन इन अ वे इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है इस आर्ग्यूमेंट में फ्लॉ क्या है, इस आर्ग्यूमेंट में झोल क्या है। इस आर्ग्यूमेंट में ये झोल है कि 2 स्टेट्स के डेटा पे इन्होंने पूरे इंडिया का डेटा निकाल दिया। देखते हैं क्या ये झोल किसी ऑप्शन में गिवन है। पहला ऑप्शन कहता है कि पोलस्टर्स ने कंडक्ट किया है पोल बाय द टेलीफोन और इसलिए उनको वेरासिटी होता है ट्रुथफुलनेस, कि क्या उन लोगों को फोन पर बातचीत करके यकीन करना चाहिए था कि रिस्पोंडेंट सच बोल रहे हैं कि नहीं। ये तो झोल नहीं है। पोलस्टर्स ने कभी डिफाइन ही नहीं करा एडिक्वेट वर्ड का मीनिंग। क्या एडिक्वेट वर्ड का मीनिंग डिफाइन करना ही मेजर मुद्दा था? नहीं। पोलस्टर्स ने खुद डायरेक्टली जाके विजिट नहीं करे रिस्पोंडेंट्स के घर, उनके घर की जाके टंकियां बाल्टियां नहीं चेक करी हैं कि सच में उनके घर पे पानी आ रहा है कि नहीं, सिर्फ फोन पे उनसे बात सुन ली है। तो ये भी आपका गलत आंसर है। डी ने कहा पोल ने अज्यूम कर ली कंडीशन सिर्फ 2 स्टेट्स का डेटा निकाल कर कि वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये 2 स्टेट के जो रिजल्ट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे एंटायर कंट्री इंडिया को। यही है यहां पर आपका क्वेश्चनेबल टेक्निक और मे बी द फ्लॉ मेकिंग डी द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट ने कहा कि हम लोग जो ये नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं ये एलिमिनेट कर देगा एनर्जी क्राइसिस जो वर्ल्ड में है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का मतलब होता है जिसमें हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आपका सोलर एनर्जी हो, आपका थर्मल एनर्जी हो, जियोथर्मल एनर्जी हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हो, उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो एनर्जी क्राइसिस हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, ऑयल और पेट्रोलियम की कमी हो रही है, डीजल की कमी हो रही है, वो सब एनर्जी क्राइसिस को हम कॉम्बैट कर सकें, इसलिए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पे हम मूव कर रहे हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 कंक्लूजन आपके सामने है। यहां पर ऐसे क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछते हैं, आपको लगता है अगर कंक्लूजन 1 सही है, अगर आपको लगता है बी पिक करना है, अगर आपको लगता है सेकंड कंक्लूजन सही है, आपको लगता है दोनों कंक्लूजन सही हैं तो आप सी पकड़ सकते हो, और अगर आपको लगता है कि दोनों ही कंक्लूजन्स इनकरेक्ट हैं तो आप डी पकड़ोगे। तो देखते हैं कौन सा कंक्लूजन फिट बैठ रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ग्रेजुअली रिप्लेस कर रही है, धीरे धीरे रिप्लेस कर रही है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को। बिल्कुल धीरे धीरे रिप्लेस कर रही है, धीरे धीरे रिप्लेस नहीं कर रही होती तो हम एनर्जी क्राइसिस को कैसे एलिमिनेट कर पाते। ये बिल्कुल सही कंक्लूजन है। 2 कहता है एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है एनवायरमेंट का, जिस वजह से डिप्लीशन हो रहा है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का, बिल्कुल डिप्लीशन हो रहा है। अगर डिप्लीशन नहीं होता तो एनर्जी क्राइसिस क्यों होता। तो देयरफॉर दोनों ही कंक्लूजन बिल्कुल फिट हैं स्टोरी पर, मेकिंग सी द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थेरेपिस्ट का मानना है they have just completed an extensive study of recently delinquent juveniles। ऐसे juveniles जो आपके adolescent age में होते हैं उनको juveniles कहते हैं। delinquent का मतलब है naughty हो रहे हैं या बहुत ज्यादा stubborn हो गए हैं, बहुत ज्यादा उनका defiant nature हो रहा है या वो crimes में जा रहे हैं। तो delinquent juveniles किस वजह से हो रहे हैं उनको समझने के लिए factors या उनको समझने के लिए therapist ने reasons को find out करना शुरू किया। रीजंस फाइंड आउट करके उनको समझ में आया कि ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस डेलिंक्वेंसी के वहां पर होते हैं जहां पर पेरेंट्स बच्चों को मिलते हैं ऑन एन एवरेज फ्यूअर देन 4 टाइम्स पर वीक। जिनके पेरेंट्स लेस देन 4 टाइम्स पर वीक अपने बच्चों को मिलते हैं, उन बच्चों का उस केसेस में देखा जाए तो उनका ये बताया गया कि उस केसेस में पेरेंट और चिल्ड्रन बॉन्ड बहुत वीक होता है। तो इस केसेस में ये डेटा कहता है कि फेलियर टू स्पेंड द टाइम टुगेदर विद चिल्ड्रन
इज द मेजर फैक्टर फॉर द डेलिंक्वेंसी। तो मतलब ये जो बच्चों के साथ पेरेंट्स जो कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो बच्चे एक्चुअली पेरेंटल बॉन्ड वीक होने की वजह से डेलिंक्वेंट एरिया में जा रहे हैं। आपको निकालना है कौन सा ऑप्शन ऐसा होता जो आर्ग्यूमेंट पे डाउट क्रिएट करता, हाइपोथेसिस पे, मतलब डाउट क्रिएट करने का मतलब है जो हमारे आर्ग्यूमेंट को वीकन कर देता। ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट। पहला कहता है पेरेंट्स और चिल्ड्रन इन स्टडी, रिपोर्ट किया उन्होंने कि वो कुछ लोग हैं जो 4 बार से ज्यादा मिलते हैं हर वीक और उन लोगों के रिलेशनशिप्स बहुत हेल्दी हैं। रिलेशनशिप जो 4 बार से ज्यादा मिलेंगे उनके तो हेल्दी होंगे ही। ये तो सपोर्टर होगा आर्ग्यूमेंट का, क्योंकि पैसेज ने कहा है जो 4 बार से कम मिल रहे हैं उनके वीक बॉन्ड्स हैं। तो ये गलत आंसर हो गया। बहुत सारे केसेस में अनहैप्पी फैमिलीज हैं जो एक्सप्रेस करते हैं अपना डिस्प्लेजर और वो कहते हैं क्योंकि हम अनहैप्पी हैं इसलिए हमें एक दूसरे से मिलने का भी मन नहीं करता। तो ये भी इस केस में आपका अनरिलेटेड ऑप्शन है और ये वीकन नहीं कर रहा आर्ग्यूमेंट को। सी ने कहा बहुत सारी फैमिली स्टडी में ऐसी थी जो अनेबल थी अपने पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलने के लिए विद ईच अदर, मतलब फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत दूर काम कर रहे हैं। मतलब ये तो मिल ही नहीं रहे हैं, 4 टाइम से भी कम नहीं मिल रहे, तो बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये भी अनरिलेटेड ऑप्शन है। डी ने कहा जिन फैमिलीज के लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हैं, जिनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने भी ये बात एडमिट करी है कि वो एक दूसरे से 4 बार से भी कम मिल रहे हैं। तो 4 बार से कम मिलने के बावजूद भी इन वाली फैमिलीज का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो इस केस में ये आर्ग्यूमेंट को वीक कर रहा है कि अगर आप 4 बार से कम मिल रहे हो या 4 बार से ज्यादा मिल रहे हो, दैट डजंट डिपेंड, बॉन्ड वहां पर भी स्ट्रॉन्ग होता है जहां 4 बार से कम मिल रहे हैं और फिर यहां तो डेलिंक्वेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके आर्ग्यूमेंट पर एक अप्रोप्रिएट डाउट क्रिएट कर रहा है जो ऑथर को यहां पर चाहिए था। तो इसी तरह से आपको क्लैट और एलिट 2020 में क्वेश्चंस पूछे गए। थॉरोली कैसे क्वेश्चंस को पढ़ा और कैसे एनालाइज करा, यही टेक्निक आपको भी डिप्लॉय करनी है। अगले सेशन में अब आप लोगों से बहुत जल्द मिलेंगे जहां पर हम लोग क्लैट और एलिट के 2021 पेपर को डिस्कस करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन को। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए क्योंकि क्लैट बहुत नजदीक है। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।